नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र का बहाली झारखंड में शुरू हो गया है। साथ ही क्लास 12 का एग्ज़ाम टर्म 1 का नवंबर माह में होना है। दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं को ध्यान में रख कर मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया है जो परीक्षा उपयोगी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही वीडियो को ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मांग की कीमत लोच यह किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की अनुक्रियाशीलता का माप है। समानता किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन तथा मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के बीच अनुपात के रूप में मापा जाता है। मतलब मांग की कीमत लोच जो होता है वो होता है मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी की दर को हम लोग मांग की कीमत लोच कहते हैं। जैसे मांग का नियम बताता है कि मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया, मूल्य घट गया तो मांग बढ़ गया। लेकिन मूल्य के बढ़ने और घटने से मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उस एक्चुअल दर को मांग की लोच मापता है। पूर्णतया लोचदार मांग तो है। पूर्णतया लोचदार मांग उसे कहते हैं जिसमें कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि अगर कीमत में थोड़ी सी कमी आई तो उसका मांग बहुत ज़्यादा होगा। इसका ग्राफ इस तरह बनता है। मतलब मांग में अगर थोड़ा सा कमी आया तो मूल्य में थोड़ा सा कमी आया तो मांग में अनंत वृद्धि होने लगेगी, या थोड़ा सा वृद्धि होता है तो मांग घटकर शून्य भी हो सकती है। इसको लोग पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। फिर है आपका पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग मतलब होता है कि जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। मतलब इसका इस तरह ग्राफ होगा। जैसे मूल्य मान लीजिए ओपी है, मात्रा में कितना प्रयोग करें ओक्यू। मूल्य बढ़कर ओपी से ओपी 1 हो जाता है, मतलब यहाँ मात्रा ओक्यू ही है। फिर मूल्य बढ़कर ओपी 3 हो जाता है, फिर भी मात्रा उतना ही है। मतलब मूल्य के घटने बढ़ने पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसको हम लोग पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे। यहाँ पर एक सवाल है कि लोचदार और बेलोचदार क्या है। तो लोचदार मतलब होता है कि मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव यदि मांग पर पड़ता है। जैसे मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया, मूल्य घट गया तो मांग बढ़ गया। मतलब मूल्य में परिवर्तन होने से उसका मांग मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है तो वो लोचदार कहलाएगा। और बेलोचदार मतलब होता है कि मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ता है। जैसे मूल्य बढ़ गया तो भी मांग जितना होना है उतना ही होगा, मूल्य घट गया तो भी उतना ही है। ये सब अनिवार्य वस्तुओं में होता है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि उसका दाम ज़्यादा भी होता है तो भी हमको लेना ही लेना है, कम भी रहेगा तो भी उतना ही मात्रा में लेना है, तो वो सारे चीज़ बेलोचदार कहलाते हैं। अगला पॉइंट है इकाई लोचदार मांग। तो मांग की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है। मतलब इकाई की लोचदार मतलब जितना मूल्य में परिवर्तन होगा उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन होगा, तो इसको हम लोग इकाई लोचदार मांग कहेंगे। मतलब दोनों का यहाँ का दूरी जो परिवर्तन का है वो बराबर होगा। इसको हम लोग सूचित करेंगे ई पी बराबर 1। अगला इकाई है इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो मांग की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कीमत में होने वाले एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है। नाम से ही पता चला इकाई से अधिक। इसका मतलब है कि जिस हिसाब से मूल्य में परिवर्तन होगा मात्रा में क्या होगा उससे ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। मतलब मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हो, तो इसको हम लोग मांग की लोच इकाई से अधिक कहेंगे। फिर है इकाई से कम लोचदार मांग। इसी का जस्ट उल्टा है।
मांग में उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कीमत में होने वाले एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में अपेक्षाकृत कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। मतलब जिस हिसाब से मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, मांग मात्रा में उससे कम में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग इकाई से कम लोचदार मांग कहेंगे, मतलब E <1। उसके बाद आपका है मांग की कीमत लोच के माप की विधियाँ। तो इसकी विभिन्न विधियां हैं कि इसको हम लोग कैसे मापेंगे। तो है पहला कुल व्यय विधि, जिसको प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। अनुपातिक विधि, जिसको प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। बिंदु विधि या ज्यामिति विधि, और एक है आपका चाप विधि। बिंदु विधि को के.ई. बोल्डिंग ने दिया था। अगला पॉइंट है कुल व्यय विधि, जो प्रोफेसर मार्शल ने दिए थे कि मांग की कीमत लोच इकाई ईडी बराबर तब होती है जब उस पर किए जाने वाला कुल व्यय पूर्ववत ही रहता है, चाहे वस्तु की कीमत बढ़े या घटे। मतलब जो मांग हो रहा है वही होगा, उसका कीमत कुछ बढ़े या घटे, जितना मांग होना है वही हो। इसमें ईडी बराबर 1 होगा, मतलब मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर नहीं ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरा है मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक तब होती है जब वस्तु की कीमत घटने पर मांग इतनी बढ़े कि कुल व्यय बढ़ जाए, और कीमत में के बढ़ने पर मांग इतनी घटे कि कुल व्यय घट जाए। अतः वस्तु की कीमत तथा उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है। तीसरा है मांग की कीमत लोच इकाई से कम तब होती है जब वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग इतनी घटे कि कुल व्यय बढ़ जाए, और वस्तु की कीमत के घटने पर मांग इतनी बढ़े कि कुल व्यय घट जाए। अतः वस्तु की कीमत और उस पर किए गए कुल व्यय में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगला है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसको प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। इसका फॉर्मूला है ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी गुने पी बटा क्यू। यहाँ पर जो आपका डेल्टा क्यू है, इसका मतलब होगा मात्रा में परिवर्तन। मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा पी जो है, इसका मतलब होगा मूल्य में परिवर्तन। पी जो है उसको हम लोग कहेंगे आरंभिक मूल्य, मतलब शुरू का मूल्य, और क्यू जो है वो होगा आरंभिक मात्रा। अगला पॉइंट है बिंदु विधि या ज्यामिति विधि, जिसको के.ई. बोल्डिंग ने दिया था। इसका फॉर्मूला है मांग की लोच बराबर मांग वक्र पर बिंदु का निचला भाग बटा मांग वक्र पर बिंदु का ऊपर का भाग। इसको हम लोग इस तरह समझेंगे, जैसे ये मांग रेखा है, यहाँ बीचों बीच में E बराबर 1 होगा। इससे हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर आने से मान घटेगा, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का बीच में E<1 होगा, और अक्ष पर क्या हो जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा। तो ये अक्ष पर मांग की लोच 0 हो गया, यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम होगा, बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से बराबर होगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बीच में E>1 होगा, मतलब मांग की लोच इकाई से अधिक, और ये अक्ष पर मांग की लोच इन्फिनिटिव होगा। तो यही मांग की लोच के प्रकार भी है और बिंदु प्रणाली की माप भी है। अगला पॉइंट है लोचदार मांग। वह स्थिति है जिसमें E>1 होता है, मतलब लोचदार मांग में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। लोचदार मांग क्या हुआ कि मूल्य का परिवर्तन का प्रभाव मांग पर पड़ेगा, तो वो लोचदार कहलाएगा। बेलोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें मांग की लोच इकाई से कम होती है। बेलोचदार वस्तु मतलब मूल्य का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा, मूल्य बढ़े चाहे घटे, जितना हमको लेना उतना ही लेंगे, तो वो मांग की लोच इकाई से कम होगा। फिर है पूर्णतया लोचदार मांग। वह स्थिति है जिसमें मांग की लोच अनंत होगा, मतलब मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मांग में अनंत वृद्धि हो सकती है, या मूल्य में थोड़ा सा वृद्धि होने से मांग घटकर 0 भी हो सकती है। फिर है पूर्णतया बेलोचदार मांग। वह स्थिति है जिसमें E>0 होता है। इसमें मूल्य में परिवर्तन बढ़े चाहे घटे, मांग जितना करना उतना ही हो, तो उसको हम लोग पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे। अब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति मतलब मेरे लिए वो वस्तु कितना जरूरी है, उस हिसाब से मांग की लोच प्रभावित करेगी। दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धि। तीसरा है वस्तु के विभिन्न उपयोग। चौथा है उपभोग का स्थगन। पांचवा उपभोक्ता की आय। छठा उपभोक्ता की आदत। सातवां है किसी वस्तु पर खर्च किए जाने वाला आय का अनुपात, कीमत स्तर और समय अवधि। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण
टॉपिक मांग की लोच से, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाएगा, चाहे वो पीजीटी एग्जाम का हो या फिर इंटर टर्म 1 का परीक्षा हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।